मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप वर्ग 9 के विद्यार्थी हैं और वर्ग 9 में आज हम सबसे पहला सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का स्टार्टिंग हम कह सकते हैं कि सीरीज 1 है हम लोगों का। और सीरीज 1 में आपका सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस। और इस पॉलिटिकल साइंस में आप समझ रहे हैं कि हम बहुत बातों का अध्ययन करेंगे, बहुत विषय वस्तु इसमें दिए गए हैं, इन विषय वस्तुओं पे हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब कर लेने से आपको एक सुविधाएं मिल सकती है कि जो भी मेरा वीडियो अपलोड होते रहेगा इसकी तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। अगर आप डायरेक्ट आपको किसी तरह का लिंक नहीं मिलता है तो आप YouTube चैनल में जाके और सर्च कर सकते हैं। इस तरह से सर्च कर सकते हैं कि जैसे आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस बाय बालेश्वर सर, क्लास 9 का, क्लास 10 का, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, हिंदी, मैथ्स वगैरह, तो आप क्या होगा कि मेरे चैनल से जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा और उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें आज बात करेंगे। स्टार्टिंग सब्जेक्ट है हम लोगों का कि लोकतंत्र का उद्भव एवं विकास। ये जो हमारे पॉलिटिकल साइंस से सबसे फर्स्ट अध्याय से लिया गया है, प्रथम अध्याय से है। और जिसका सीरीज नंबर 1 हम बनाए हैं, तो 1 सीरीज में इस पे हम कई बातों को करेंगे, जिसमें लोकतंत्र का वर्गीकरण जो होता है, लोकतंत्र का वर्गीकरण क्या है, लोकतंत्र का अर्थ और इसकी विशेषताएं क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि लोकतंत्र पद्धति के क्या प्रकार होते हैं और लोकतंत्र पद्धति के प्रकार में इसके बाद हम कुछ और बातों को देखेंगे, जिसमें आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के संदर्भ में हम कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जनमत संग्रह, जिसे रेफरेंडम के नाम से हम समझ रहे हैं। और इसके बाद आरंभक जो होता है एनिटेटिव के रूप में हम समझेंगे इसको। और इसके बाद हम रिकॉल यानी कि प्रत्याहन के रूप में हम देखेंगे कि ये सब क्या, ये जो शब्द जो दिए गए हैं, ये चारों जो पॉइंट दिए गए हैं, ये कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ दर्शाया गया है। इस पे हम बातें करेंगे, बारी बारी से सभी बातों पे बात करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के संदर्भ में यदि हम देख या समझने का प्रयास कर रहे हैं तो आप यह भली भांति जानते हैं कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो मनुष्य समाज में रहना पसंद नहीं करता है वह या तो देवता होता है, नहीं तो दानव होता है, ऐसे माना जाता है। कि आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि जो देवता होते हैं या दानव होते हैं कभी भी समाज में वो रह ही नहीं सकते हैं। समाज से उनको बाहर रहने का एक स्थान निर्धारित किया जाता है और जहां पे वे समाज से बाहर ही रहते हैं। समाज में रहने वाला व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है, क्योंकि इस बात को पुष्टि करने के लिए आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि अमेरिका में यह जांच किया गया कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है कि नहीं है। इसको कैसे जांचा जाएगा, तो इसका एक उदाहरण देखने के लिए मिला कि अमेरिका की एक अन्ना नामक लड़की को 14 वर्षों तक बंद कमरे में रखा गया। और जब 14 वर्षों तक बंद कमरे में रखा गया, इस तरह से पैक कर दिया गया था उसके कमरा को कि जिसमें किसी व्यक्ति से न तो उसे दर्शन हो सकता है, न किसी व्यक्ति को देख पाती है, और न कोई व्यक्ति उसको देख पाएगा, न किसी व्यक्ति से बात हो पाएगा। इस तरह से 14 वर्षों तक उसे बंद कमरे में रखा गया। आज जब बंद कमरे से 14 वर्षों के बाद निकाला गया, लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि जब बंद कमरे में रखा गया तो उसको खाने पीने की सामग्री वहां पे उपलब्ध करा दी जाती थी और खाने पीने की सामग्री के साथ वे अपने ही ढंग से रहती थी। उसे रहने का क्या ढंग था यह आप देख सकते हैं कि जब बाहर निकाला गया तो उस लड़की को यह देखा गया कि न उसे चलने का ढंग था, न उसे बोलने का ढंग था, न खड़ा होने का ढंग था, न बैठने का ढंग था। किसी भी प्रकार का उसे ढंग नहीं था, क्योंकि समाज से उसे तो कुछ मिला ही नहीं था। वो समाज से एकदम अलग कटी हुई थी, समाज से दूर थी और समाज को देख भी नहीं पाई थी। समाज का क्या अस्तित्व है, इस अस्तित्व को नहीं समझ पाई थी, समाज के महत्व को नहीं समझ पाई थी। अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वह सामाजिक नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो आगे हम इसमें बातें करेंगे कि लोकतंत्र जो होता है यह भी तो समाज से ही जुड़ा हुआ है। और कैसे समाज से जुड़ा हुआ है, जैसे व्यक्ति जो होता है समाज में रहता है एक सामाजिक प्राणी के रूप में। अगर हम कहें कि उसके विभिन्न प्रकार के हित होते हैं, और जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि ऐसे हितों की जरूरत होती है हर व्यक्ति को। इन हितों की पूर्ति के लिए वह विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण भी करता है। और इसमें हम यह भी देख सकते हैं कि राज्य व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया एक संगठन के रूप में कार्य भी करता है। इसके माध्यम से वह अपने विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों को और राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ वह हर कार्यों को संचालन करने के
लिए उत्तरदायी भी होता है। लेकिन राज्य एक अमूर्त संस्था है, इस बात को कैसे हम समझ सकते हैं? तो इसे मूर्त रूप साकार प्रदान अगर हम करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, और ऐसी अभिव्यक्ति होती है कि सरकारें भी कई प्रकार की होती है। अब देखेंगे कि सरकार जो होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की सरकारें होती है, तो कई प्रकार की सरकारें भी होती है, और सरकार की संरचना एवं जिस आधार पर वे कार्यरत होती है, उस आधार पर उसका वर्गीकरण करने की बात किया जाए तो हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में हम समझते हैं कि राजनीति विज्ञान के जनक जो अरस्तु महोदय को माना जाता है, तो अरस्तु महोदय द्वारा उपस्थित किए गए वर्गीकरण को हम ले सकते हैं। उन्होंने नैतिकता के आधार पर राज्य सरकार का जो वर्णन किया है, नैतिकता के मानदंड के आधार पर उन्होंने सरकारों को 3 प्रकार में बांटा है। सरकार को 3 भागों में, 3 हिस्सों में बांटने का कार्य किया है, जिसमें एक तंत्र होता है, पहला हिस्सा, दूसरा होता है श्रेणी तंत्र और तीसरा होता है लोकतंत्र। एक तंत्र, श्रेणी तंत्र और तीसरा लोकतंत्र। एक तंत्र, श्रेणी तंत्र और तीसरा हिस्सा होता है लोकतंत्र। यह 3 हिस्से होते हैं सरकार के। यह सरकार जो होते हैं 3 हिस्सों पे अपने अधिकार, अपने कार्यों को करना चाहती है और करती भी है। तो इसमें जो 3 हिस्से हमने वर्णन किया कि अरस्तु महोदय ने उपरोक्त वर्गीकरण के अलावा एक अन्य वर्गीकरण भी उपस्थित किया था, और वह वर्गीकरण इस प्रकार से था कि उसका दूसरा वर्गीकरण नैतिकता के मानदंड पर आधारित था, जिसमें यदि किसी राज्य की सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों के हितों में कार्य करती है या कार्यरत होती है, तो सत्ता में और वे कार्यरत होती है और सत्ता में है, तो अरस्तु उन्हें अनैतिकता के आधार पर या अनैतिकता पर आधारित राज्य अथवा सरकार मानते हैं। इसी प्रकार की सरकारों को हम उन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं, और 3 श्रेणियों में जिसे हम कह सकते हैं, पहला श्रेणी जो होता है निरंकुश तंत्र होता है, दूसरा श्रेणी हम कह सकते हैं गूढ़ तंत्र होता है, और तीसरा श्रेणी होता है जिसे हम भीड़ तंत्र कहते हैं। यानी 3 हिस्से इसके जो होते हैं, एक होता है निरंकुश तंत्र, दूसरा हिस्सा जैसे मैंने बताया निरंकुश तंत्र, दूसरा गूढ़ तंत्र, और तीसरा क्या होता है? भीड़ तंत्र। दूसरा होता है गूढ़ तंत्र और तीसरा होता है भीड़ तंत्र। तो ये 3 हिस्सों में इसको बांटने का अरस्तु महोदय ने काम किया था। इस क्रम में यह उल्लेखनीय हो जाता है, यह सर्वविदित होता है कि अरस्तु ने विभिन्न जो सरकारों के वर्गीकरण के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया, उसका उपयोग आधुनिक समय में उस रूप में नहीं किया गया था। यानी आधुनिक समय में जो हम प्रयोग देखते हैं, यह प्रयोग उस समय में नहीं किया गया था, क्योंकि अरस्तु ने श्रेणी तंत्र के अंतर्गत वैसी सरकारों को रखा है जिसमें शासक सार्वजनिक हित के लिए कार्य करते हैं, और शासक जो होते हैं सार्वजनिक हित के लिए जब कार्य करते हैं, तथा दूसरा हिस्सा हम यह कह सकते हैं कि जैसे दूसरे हिस्से में इसके विपरीत जैसे गूढ़तंत्र होता है, तो गूढ़तंत्र में जो सरकार ऐसा राज्य मानता है कि जिसके शासक वर्ग अपने ही वर्ग के जो लोग होते हैं, वैसे लोगों के हितों के शासन का संचालन करता है। इस प्रकार से आधुनिक काल में श्रेणी तंत्र एवं गूढ़ तंत्र का उपयोग सामान्य अर्थ में किया जाता है। यह हम लोगों के शासन व्यवस्था में देखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार अरस्तु ने जनतंत्र के संदर्भ में भी कहा है, और लोकतंत्र का उपयोग अलग अलग ढंग से किया है। जनतंत्र और लोकतंत्र दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग अरस्तु महोदय ने करने का उपाय सोचा है। करने के लिए उन्होंने कुछ शब्दों को दिया है, जिसमें हम कह सकते हैं इस व्यवस्था में सरकार समस्त जनता के हितों का ध्यान रखती है। अब हम यह बात करेंगे कि लोकतंत्र का वर्गीकरण जो होता है, वर्गीकरण के आधार पर जैसे यहाँ दिया गया कि लोकतंत्र का वर्गीकरण जो होता है, कि लोकतंत्र का वर्गीकरण आज विभिन्न प्रकार से या विभिन्न आधारों पर देखने के लिए मिलता है, जिसमें सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र के 2 प्रकार हो सकते हैं। प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हो सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में आप समझ रहे हैं कि जहां जनता जो होती है प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जो हाथ उठा के भी कर सकती है या प्रत्यक्ष चुनाव करने का कार्य करती है, तो वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूपरेखा होता है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहां अप्रत्यक्ष होता है, जहां वोटिंग सिस्टम होता है, जैसे भारत में क्या होता है कि एक वोटिंग सिस्टम प्रणाली होता है, जिस प्रणाली के माध्यम से यहाँ का चुनाव होता है।
तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोनों में हम देख सकते हैं कि काफी हद तक विभिन्नताएं होती है, और इस काफी विभिन्नताओं में जो इसके अलग अलग रूपों में हम देख सकते हैं कि राज्याध्यक्ष जो होते हैं का निर्वाचन अथवा वंशानुगत आधार पर देखा जाता है, यानी प्रत्यक्ष के रूप में कि कुछ लोकतंत्रों के राज्याध्यक्षों के निर्वाचन की व्यवस्था होती है, और जो वो व्यवस्था होती है राज्याध्यक्षों के लिए, तो हम जैसे भारत में कह सकते हैं कि इस आधार में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अतः इसे गणतंत्र कहते हैं। जहां राष्ट्रपति का जैसे भारत में निर्वाचन हुआ तो ये भारत का निर्वाचन क्या कहलाएगा, तो गणतंत्र कहलाएगा। दूसरी ओर या दूसरी श्रेणी में ऐसे लोकतंत्र को रखा जाता है या रखा जा सकता है जिस लोकतंत्र में कहा जाता है कि राज्याध्यक्ष अथवा राज्याध्यक्ष अथवा राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत यानी एक वंश के बाद दूसरे वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसे हम जेनेटिक कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी के आधार पर आसीन होते रहते हैं। तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी के आधार पर आसीन होते रहते हैं, लेकिन वो पूर्णतः लोकप्रिय मंत्रियों के परामर्श पर शासन करते हैं, यानी जो उस राज्य के लोकप्रिय मंत्री होते हैं उन्हीं के परामर्श पर वो शासन भी करते हैं, यानी कि वो राजा के सदृश उन्हीं का सब कुछ है ऐसा नहीं माना जाता है, बल्कि वो मंत्रियों के सदृश ही कार्य करते हैं। जैसे ब्रिटिश सम्राट अथवा जापान का राजा हम कह सकते हैं, ब्रिटिश सम्राट को भी आप देख सकते हैं और जापान के राजा को भी आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे। इसे लोकतंत्र कहते हैं, ऐसे व्यवस्था को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। इसे वैधानिक राजतंत्र भी कहा जाए तो कहीं गलत नहीं है। वैधानिक राजतंत्र माने वैधानिक राजतंत्र का मतलब तो समझ लिए कि वैधानिक राजतंत्र का अर्थ यह हुआ कि संविधान के हिसाब से चलने वाले राजा, यानी संविधान से वो अलग नहीं जा सकते हैं, जो वहां के मंत्रियों के सलाह से काम करेंगे, तो उसे वैधानिक राजतंत्र के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि कुछ राजतंत्र ऐसे हो सकते हैं कि उनका शब्द ही कानून बन जाता है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होगी, तो वैसे व्यवस्था को वैधानिक राजतंत्र के रूप में हम कहेंगे। यदि राज्याध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है तो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। जहां पे राज्याध्यक्ष जो होता है जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, वैसी प्रणाली को क्या कहते हैं, तो गणतंत्र कहते हैं। जैसे भारत अथवा अमेरिका के स्थिति को आप देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो इन राज्यों को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र कह सकते हैं। जबकि कुछ राज्यों में वंशानुगत आधार पर राज्याध्यक्ष अपने पद पर आजीवन बना रह जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो जनतंत्र कहते हैं। देख लिए दोनों का अंतर, यानी एक हुआ आपका गणतंत्र और दूसरा हुआ क्या कि जनतंत्र। यानी जो वंशानुगत अपने उस पद पर बने रह जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं, और जो जनता के द्वारा चुन कर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो गणतंत्र कहते हैं। और तीसरी बात अगर हम यहां ध्यान दें तो कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका को परस्पर संबंधों के आधार पर जो जनतंत्र का दो परीक्षण किया जाता है, तो जनतंत्र का दो परीक्षण होता है। यदि कार्यपालिका जो होता है वह यदि व्यवस्थापिका से लिया जाता है और उसकी अधीनस्थ संस्था कोई होती है, तो वहां हम उसके प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और जब हम उसके प्रति उत्तरदायी होंगे तो ऐसे संसदीय लोकतंत्र, ऐसे व्यवस्था को संसदीय लोकतंत्र के नाम से हम पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। दूसरी बात अगर हम कहें कि जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका हो व्यवस्थापिका से बिल्कुल स्वतंत्र हो और समान पदी होती है, ऐसे अध्यक्षीय लोकतंत्र, ऐसे व्यवस्था को क्या कहेंगे, तो अध्यक्षीय लोकतंत्र के नाम से हम जानेंगे। पहले का उदाहरण ब्रिटेन अथवा भारत है, जो मैंने अभी इसका नाम लिया था, और जबकि दूसरा उदाहरण क्या है कि अमेरिका का हम ले सकते हैं। चौथी बात यहां देखने के लिए फिर मिलता है कि इस आधार पर भी जनतंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जनतंत्र को दो भागों में बांटेंगे। यदि शासन शक्ति पूर्णतः एक स्थान पर केंद्रीभूत होती है, एक जगह पर वो केंद्रित हो जाती है और इकाइयों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है, उसके जितने खंड होते हैं, जो भी इकाइयां होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह पाता है, तो वे पूर्णतः केंद्र का अधीन होती है। तो ऐसे एक तंत्रीय लोकतंत्र, ऐसे व्यवस्था को हम एक तंत्रीय लोकतंत्र के नाम से कह सकते हैं। इसके बाद इंग्लैंड हम देख सकते हैं कि एक तंत्रीय लोकतंत्र का उदाहरण के रूप में आप इंग्लैंड को देख सकते हैं कि इंग्लैंड इसका एक उदाहरण है। यदि राजकीय सत्ता एवं केंद्रीय और जो शक्ति केंद्र होता है, राजकीय सत्ता और शक्ति केंद्र के रूप में एक इकाइयां या एक इकाइयों के मध्य में विभाजित होती है, तो हम उसे संघीय लोकतंत्र के नाम से जानते हैं।
राजकीय जो सत्ता है अगर वह अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया हो, अलग अलग हिस्सों में उसे बांटा गया हो, उसकी शक्ति जो है उसका पावर अलग अलग पार्ट में बांट दिए गए हों, तो वैसे व्यवस्था को हम संघीय लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर देख लीजिए आप। एक आपने देखा कि एक तंत्रीय लोकतंत्र जहां शासन का केंद्र एक जगह पे केंद्रित होता है उसे एक तंत्रीय लोकतंत्र कहा जाता है, और जहां शासन का केंद्र अलग अलग मंत्री के नाम से, जैसे भारत में आप देखते हैं कि भारत में अलग अलग मंत्रियों के हिसाब से बांट दिए जाते हैं शासन का केंद्र, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संघीय लोकतंत्र। दोनों में अंतर समझ रहे हैं। फिर अब पांचवी बात देखेंगे यहां कि अर्थव्यवस्था पर आधारित यहां क्या लोकतंत्र होता है कि यदि किसी जनतांत्रिक व्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था हम यहां देखते हैं कि राज्य के हाथों में न होकर किसी स्वामित्व के हाथ में चला जाता है, तो जब राज्य के हाथ में न होकर किसी स्वामित्व के हाथ में चला जाता है तो उसे हम पूंजीवादी लोकतंत्र के नाम से कह सकते हैं। यानी जिसका मालिकाना हक किसी स्वामित्व के हाथ में होता है, यानी किसी पूंजीपति के हाथ में होता है, वैसी व्यवस्था को पूंजीवादी लोकतंत्र के नाम से हम कह सकते हैं। यदि उत्पादन एवं वितरण की नजर से हम देखें कि इसका स्वामित्व सामूहिक रूप से जनता के हाथों में होता है और वह जनहित में राज्य के नियंत्रण में संचालित होता है, तो जनहित में राज्य के नियंत्रण में यदि वह संचालित हो तो वैसे समाजवादी लोकतंत्र के नाम से हम कह सकते हैं। फिर यहां हम बात करेंगे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र कायम है। यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे एक तंत्रीय है, उसके यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि यहां पूंजीवादी व्यवस्था भी है, यहां समाजवादी भी व्यवस्था भी है, और यहां पे समाजवादी, पूंजीवादी और यहां दोनों व्यवस्थाएं मिली हुई है। इसलिए यहां की तीसरी यहां की अर्थव्यवस्था बन जाती है जिस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से कह सकते हैं। और मिश्रित यहां पे शासन व्यवस्था भी हम कह सकते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में उत्पादन एवं वितरण पर राजकीय नियंत्रण कायम है, तो अन्य क्षेत्रों में निजी स्वामित्व को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब हम यहां देखते हैं फिर दूसरे खंड में कि लोकतंत्र का अर्थ और इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो लोकतंत्र की अर्थ और विशेषता के रूप में हम यह देखेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ ऐसे लोकतंत्र जो होता है अंग्रेजी के दो शब्दों के, यानी कि लैटिन भाषा के दो शब्दों के डेमोस प्लस क्रेसिया के मिलने से बना हुआ है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जनता का शासन। तो जनता का शासन का मतलब कि जो व्यवस्था जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है कि उस पद पे, जिस पद पे आसीन करना है, यानी कि शासन के पद पे आसीन करती है, और वो जब तक चाहती है तब तक उस पद पे आसीन रखती है, जब चाहती है फिर से उसे रिकॉल कर लेती है। ऐसे व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र, ऐसे व्यवस्था को हम प्रजातंत्र कहते हैं। इसके सीधे शब्दों में एक अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन महोदय जी का एक डिफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, यानी यह जनता का ही शासन है। जनता के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता ही प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और प्रतिनिधि जब चुन के जाते हैं तो वो जनता के लिए ही शासन करते हैं। इस अर्थों में हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए भी है, और जनता के द्वारा ही किया गया एक तरह का शासन भी है। तो इसमें अब्राहम लिंकन महोदय के परिभाषा से आपके लोकतंत्र के परिभाषा स्पष्ट हो जाते हैं कि लोकतंत्र आखिर में है क्या। तो इसमें इस राज्य में लोकतंत्र की कतिपय विशेषताएं हम देख सकते हैं कि जिसका उल्लेख संक्षिप्त रूप में यहां हम बता सकते हैं कि संक्षिप्त रूप में हम इसका विशेषता कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम पॉइंट के रूप में कहें कि इस प्रशासनिक व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका आधार ईश्वरीय न होकर लौकिक होता है। हम ईश्वरीय नहीं मानते हैं बल्कि इसे क्या मानते हैं? एक लौकिक मानते हैं। और लौकिक मान के जब हम कार्य करते हैं, क्योंकि जनता स्वयं अपने हितों को संरक्षित करने का दायित्व सरकार को प्रदान कर देती है, और सरकार सदा उनके हितों का संरक्षण भी करती है। और जब सरकार उनके हितों का संरक्षण करती है, इस प्रकार लोकतंत्र एक साधन है। हम साध्य इसको नहीं कह सकते हैं। लोकतंत्र मात्र क्या बन जाता है? एक साधन बन जाता है। और दूसरी बात अगर हम करें तो इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, और जब सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यदि वह जनहित में कार्य नहीं करती है या जनहित की उपेक्षा करती है, तो जनता को अपने प्रतिनिधियों को अर्थात सरकार को बदल देने का अधिकार भी दिया जाता है। वह अपनी इच्छा अनुसार सरकार का चुनाव करती है, अथवा उसे जब चाहे उसे अदला बदली भी कर सकती है, उसको हटा के उसके जगह पे किसी दूसरे को ला सकती है। इस तरह से एक लोकतांत्रिक शासन में जन सहभागिता को ध्यान में रखते हुए
विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूप से परिभाषित करने का प्रयास भी किया है। जैसे अभी मैंने बताया था कि अब्राहम लिंकन महोदय ने क्या कहा था, कि अब्राहम लिंकन महोदय का था परिभाषा की डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, अर्थात जनतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। अब इसमें हम बात करेंगे सही परिभाषा है, यानी अलग अलग विद्वानों से जब हम परिभाषाओं को ध्यान देते हैं तो सभी परिभाषाएं मिलजुल कर सबका निचोड़ एक ही बनता है, जिसमें सभी परिभाषाओं से संप्रभु शक्ति को केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया है। और जब केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया है, जबकि हम यहाँ यह भी देखते हैं कि जनतांत्रिक व्यवस्था में जनहित के प्रभुत्व शक्ति का उपयोग किया जाता है, वह प्रभुत्व शक्ति समग्र रूप से, यानी जो भी प्रभुत्व शक्ति होता है वह समग्र रूप से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। और जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधित्व करते हुए इन शक्तियों का उपयोग करते हैं। इसका अस्तित्व बहुसंख्यक के लिए होता है और जब उसी से वह उत्पन्न भी होता है और उसी का प्रतिरूप भी होता है। वह शासन इसलिए करता है कि उसे बहुसंख्यक का समर्थन प्राप्त होता है। शासन करने का एक ही उद्देश्य होता है क्योंकि उसे बहुसंख्यक का समर्थन भी प्राप्त होता है। अब इसमें हम और भी बातें करेंगे, जैसे राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र जो होता है, तो राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र जो है कि राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसे राज्य से होता है, एक उस राज्य से हम तुलना कर सकते हैं जिसमें प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है। जनता का इसका उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार सरकार का रूप निर्धारित करके कर सकती है, उसे निर्वाचित करके कर सकती है। राजनीतिक मामलों पर अपना अंतिम नियंत्रण जनता के हाथ में ही होता है। इसके बाद इसी रूप में इसे स्पष्ट करते हुए हरनासा महोदय ने भी लिखा है कि संक्षिप्त रूप में लोकतांत्रिक राज्य एक ऐसा राज्य है, यानी संक्षिप्त रूप में हरनासा महोदय का कहना है कि लोकतांत्रिक राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समष्टि रूप में जनता के हाथों में ही रहती है। यानी प्रभुत्व शक्ति जो होता है समष्टि रूप में जनता के हाथों में ही रहती है, जिसमें जनता शासन संबंधी मामलों पर अपना नियंत्रण हमेशा रखती है। यानी शासन संबंधी जो नियंत्रण है उस पर जनता जब तक नियंत्रण नहीं रखेगी, वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था राजतांत्रिक व्यवस्था में बदल सकता है। आगे हम फिर देखते हैं कि समाज के प्रकार के रूप में अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का मतलब एक ऐसे समाज से होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान रूप से देखा जाता है। सामाजिक संरचना में सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, संपत्ति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता एवं अवसर के उपयोग का समान अधिकार उपलब्ध रहता है। इस प्रकार व्यक्तित्व के मूल्यों की अगर हम समानता लोकतांत्रिक समाज के आधार पर होता है तो व्यक्ति की भौतिक एवं सामाजिक असमानता लोकतांत्रिक समाज का केंद्र बिंदु होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर कि लोकतंत्र की जो पद्धति होता है, लोकतंत्र की पद्धति, तो इस पद्धति पे हम बातें करते हैं कि लोकतंत्र शासन पद्धति को हम सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। और दो भागे कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इसके शासन पद्धति को अगर हम दो हिस्सों में बांटे तो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र देख रहे हैं, एक पहला हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा हुआ प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के रूप में हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो यह दोनों अलग अलग है। जैसे प्रत्यक्ष अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब तो समझ रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था कि लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता अथवा संप्रभु शक्ति जनता में निवास करती है। जब जनता स्वयं अपनी प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करती है तो उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र के नाम से हम जानते हैं। इस व्यवस्था में समस्त जनता एक निर्धारित समय एवं स्थान पर एकत्रित होती है और समस्त नीतिगत एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेती है। वह स्वयं इस बात का निर्धारण करती है कि किस प्रकार का कानून का निर्माण किया जाए और किन प्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया जाए, किस तरह के कानून का निर्माण करें और किस तरह के जो कानून है उसको निरस्त भी कर दिया जाए। दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन का दायित्व किन लोगों को प्रदान किया जाए, इत्यादि इत्यादि बातों पर जनता अपना विचार विमर्श करते रहती है।
प्राचीन काल में भारत में लिच्छवी गणराज्य का नाम आपने जाना है कि लिच्छवी गणराज्य जो सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था हुआ करता था, तो लिच्छवी गणराज्य जो था में यह व्यवस्था कायम थी। यह गणराज्य विभिन्न गणों में विभिन्न तरह के गणों का संगठित रूप था। प्रत्यक्ष रूप में इन गणों के द्वारा समस्त निर्णय स्वयं लिए जाते थे, और स्वयं जब निर्णय लिए जाते थे तो प्राचीन यूनान में अरस्तु ने पॉलिटी की चर्चा इसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी की है। और पॉलिटी के जो उन्होंने चर्चा किया है इस तरह की व्यवस्था के लिए कि प्राचीन समय में, जैसे स्विट्जरलैंड का नाम आप जानते हैं, स्विट्जरलैंड एक देश है और ये स्विट्जरलैंड में के 2 अर्ध कैंटनों में यह व्यवस्था कायम है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का दूसरा रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। अब वहां कैंटनों एवं संघीय स्तर पर कायम है, यानी पूरी तरह से अब नहीं है, लेकिन वहां क्या कहा है तो कैंटनों और संघीय स्तर पर वहां पे पूरी तरह से कायम है। वहां पर अब लोक निर्णय अथवा जनमत संग्रह तथा आरंभक की हम बात करते हैं, जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जनमत संग्रह, आरंभक और प्रत्याहन की बात करेंगे, तो ये सारी बातें जो है वहां कायम है। और इसके साथ साथ वहां अब लोक निर्णय अथवा जनमत संग्रह और आरंभक की पद्धति उपयोग में लाई जाती है। अब जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह की बातें की गई। जनमत संग्रह का मतलब क्या है? तो जनमत संग्रह के अंतर्गत महत्वपूर्ण विधेयकों, प्रस्तावों एवं संविधान संशोधनों, संविधान का जो संशोधन होता है को जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाता है। और जनता की राय पक्ष में होने पर वे, जब जनता की राय पक्ष में होता है तो निर्णायक प्रस्ताव अथवा संवैधानिक संशोधन मान्य होते हैं, अन्यथा वो मान्य नहीं हो सकते हैं। वर्तमान समय में फ्रांस के राष्ट्रपति को इस प्रकार का अधिकार भी दिया गया है कि फ्रांस में राष्ट्रपति को ऐसा ही अधिकार है। इस प्रकार संसदात्मक रूप में यह जनता को प्राप्त एक अधिकार है, जो इसका उपयोग जनता किसी विधेयक पर रोक लगाने के लिए भी कर सकती है। आरंभक क्या होता है, जिसे हम इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं। तो आरंभक जो बातें हैं, इसके अंतर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि वह विधायिका से किसी विशेष कानून के निर्माण की मांग करे, और इस प्रकार की मांग सविन्यासित अर्थात विधेयक रूप में जनता विधायिका के सम्मुख उपस्थित करती है। अब विन्यासित अर्थात सामान्य रूप में, कभी कभी जनता सामान्य रूप में विधायिका में या विधायिका से किसी कानून के निर्माण की भी मांग करती है। इस प्रकार जनमत संग्रह की प्रकृति नकारात्मक, इसके अंतर्गत जनता उन कानूनों को रोक देती है जो उनकी दृष्टि में सही नहीं लगता है, अथवा यह भी देखा जाता है कि जिसे वो अवांछित मानती है जनता, जबकि आरंभक रूप में उसे किसी ऐसे कानून के निर्माण की मांग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जिस पर विधायिका ध्यान नहीं देती है। अब आपका यहाँ चौथा बात आता है प्रत्याहन, जिसे हम रिकॉल कहते हैं, वापसी। तो प्रत्याहन में क्या होता है कि प्रत्याहन का सामान्य अर्थ है वापस बुलाना। इसका अर्थ समझेंगे, बातें समझ में आएगी। यदि जनता को यह विश्वास हो जाता है कि उसके द्वारा निर्वाचित कोई प्रतिनिधि उसकी आशा अथवा उपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है या जनहित की उपेक्षा कर रहा होता है, वह जन कल्याण की ओर उन्मुख नहीं है, तो जनता अपने इस अधिकार का प्रयोग करके वह उस प्रतिनिधि को वापस बुलाने का काम करती है, जिसे रिकॉल के नाम से जाना जाता है। अब हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में आगे हम बातें करेंगे, लेकिन लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, लोकतंत्र का विकास का क्या उद्देश्य है, इसके क्या प्रतिरूप है, ये सारी बातें हम अगले सीरीज में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मैं आज इतना ही पे अपना क्लास स्टॉप करता हूं। फिर हम मिलेंगे अगले सीरीज के साथ अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन मैं एक आपको फिर से बात याद दिला देता हूं कि मेरे चैनल को आप नीचे सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।